आयत कमरे में आई, देखा अग्रिम खिड़की के पास कमर पर हाथ रखे खड़ा बाहर देख रहा है। दरवाजे की आहट पर उसने एक बार मुड़ कर देखा, फिर वापस से चेहरा फेर कर खड़ा हो गया। आयत ने उसे देखा और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। अग्रिम ने उसे देखा, वो चुपचाप उसे घूर रही थी। अग्रिम ने कुछ नहीं कहा और वापस जाने के लिए घूमा, पर आयत ने उसका हाथ पकड़ लिया। अग्रिम ने अपनी आंखें कस ली और उसकी तरफ घूमकर घूरते हुए बोला, क्या है? आयत कुछ नहीं बोली, बस उसे घूरती रही। वाट कहकर अपना हाथ छुड़ाना चाहा, पर आयत ने कसकर पकड़ रखा था। छोड़ो, अग्रिम ने कहा, पर आयत ने न तो छोड़ा और न ही कुछ बोली। दिमाग खराब हो गया है? हाँ, पर मेरा नहीं, आपका, जिसका इलाज भी नहीं है कहीं। हाउ डेयर यू? एग्जैक्टली, हाउ डेयर यू? क्या किया आपने? जवान बहन पर हाथ उठा दिया। जरा सी तमीज, जरा सी शर्म नहीं है? हाँ, नहीं है। तुमसे मतलब? मेरी बहन है और उसके साथ कैसे रहना है, ये मुझे तुमसे सीखने की जरूरत नहीं। जरूरत है। अपनी अक्ल बेचकर गुस्सा खरीदा है, इसके लिए तमीज मुझसे सीखना होगा। हाउ डेयर यू? वो मैं बाद में समझा दूंगी, फिलहाल जाकर कृषा से माफी मांगिए। बेमतलब बेचारी बच्ची को थप्पड़ मार दिया। बेमतलब? उसने गलती की है, झूठ बोला उसने। ऐसा है, फिर भी बेमतलब ही मारा है, क्योंकि उसने जो किया वो मेरे कहने पर किया। मैंने कहा था उसे ऐस करने को, तो सजा की हकदार मैं हूं, वो नहीं। ये थप्पड़ मुझे मारिए, उसे नहीं। समझ ही गया था ये सब तुम्हारा किया धरा है। तुम्हारी संगति में ही बिगड़ रही है वो। अच्छा, आप तो उससे भी ज्यादा मेरे साथ रहते हैं, फिर आप तो नहीं बिगड़े। आज भी वैसे ही अकड़ू, गुस्सैल और बदतमीज हैं। बिगड़कर स्वीट, सीधे और तमीजदार नहीं बने। यू? क्या यू? जाकर माफी मांगिए उससे। बेचारी बच्ची कैसे हंस रही थी, 1 मिनट में रुला दिया उसे। मन तो कर रहा है कि कहते हुए आयत इधर उधर देखने लगी और अग्रिम भी हैरानी से उसे। आयत ने पानी का जग उठाया और उसके सामने जमीन पर उड़ेल दिया और बोल, इमेजिन कर लेना कि आपके ऊपर उड़ेला है। असली में उड़ेलने से जख्म में पानी चला जाएगा। उसकी बात सुनकर अग्रिम एक पल सोच में पड़ गया, पर अगले ही पल उसे घूरते हुए बोला, हो गया। नाउ गेट आउट। मैं क्यों जाऊं? आप जाइए, आपको जाना है तो। अग्रिम ने हैरानी से उसे देखा। हैरान क्यों हो रहे हैं? ये घर मेरा, ये कमरा मेरा, मैं क्यों जाऊं? फाइन, मत जाओ, मैं ही चला जाता हूं, कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ा, पर आयत उसके आगे आकर बोली, कहाँ जा रहे हैं? तुमसे मतलब है। इस हालत में कहीं बाहर नहीं जाने दूंगी, और अगर जिद की तो मैं भाग जाऊंगी यहां से, फिर ढूंढते रहिएगा पर नहीं मिलूंगी, आयत ने कहा और बिना अग्रिम का जवाब सुने बाहर चली गई। अग्रिम अवाक सा देखता रह गया। चिढ़कर जोर से दरवाजा बंद कर दिया और वापस मुड़ा ही था कि आयत ने दरवाजा खोला। अग्रिम ने उसे प्रश्नसूचक दृष्टि से देखा। आयत ने आंखें छोटी करके अग्रिम को देखा, फिर बिना कुछ कहे दरवाजे को अग्रिम के ही अंदाज में बंद कर बाहर निकल गई। अग्रिम का मुंह खुला का खुला रह गया। थोड़ी देर में वो लौटी तो उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। अग्रिम ने देखा और मुंह फेर कर कहा, मुझे भूख नहीं है। मैंने पूछा क्या? आयत ने कहा तो अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। नहीं न? तो जानकारी देने का कष्ट न करें। याद रहे, ये घर मेरे पति का है, तो यहाँ मुंह सिर्फ खाने के लिए खोले, वरना उनका कोप आप पर टूटेगा और कोई आपको बचा भी नहीं पाएगा। अग्रिम ने उसे घूरा और कुछ बोलने को हुआ कि आयत ने झटके उसके मुंह में निवाला डाल दिया और बोली, कहा न सिर्फ खाने के लिए मुंह खोलें। अग्रिम खाना उगलने को हुआ कि आयत बोली, खबरदार, जो बाहर निकाला चुपचाप से खा लीजिए, वरना मैं भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगी। अग्रिम ने खाना बाहर उगल दिया और बोली, हु केयर्स? मत खाओ, भूखी मर जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, समझी? ओह रियली? कोई शक हो तो आजमा लो, कहकर वो थाली फेंकने को हुआ, पर आयत ने उसका हाथ रोक दिया और उसे घूरते हुए बोली, अर्ज किया है,
हमारी जिद को आजमाने की कोशिश न करें साहेब, उतरे जो हम जिद पर कभी तो कसम महादेव की आपको नाको चने चबवा देंगे, कहा और फिर से उसके मुंह में निवाला डाल दिया। मुझे पता है कि सुबह से कुछ खाया नहीं है, जो कि इस कंडीशन में सही नहीं, शराफत से खा लीजिए वरना मैं अपनी शराफत छोड़ दूंगी और चिल्ला चिल्ला कर चाचा चाची को बुला लूंगी और बोलूंगी कि आप मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। अग्रिम कुछ समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या बोले जा रही है, और कुछ बोलने को होता उसी समय मुंह में खाना रख दिया जाता। यकीनन सासू माँ ने जरूरत से ज्यादा सर चढ़ा रखा था आपको, इसलिए इतने अड़ियल और सिरफिरे हो गए हैं आप। अगर वो होती न तो बहुत लड़ती मैं उनसे, पर कोई बात नहीं, ऊपर जाकर लड़ूंगी उनसे। उनकी की गलती मैं सुधार रही हूँ। इनफ। किसी तरह अग्रिम ने उसका हाथ पकड़कर दूर किया। आयत ने उसे घूरा और फिर ऊंची आवाज में बोली, चा। वो पूरी तरह आवाज लगाती उसके पहले ही अग्रिम ने हाथों से उसका मुंह बंद कर दिया और बोला, हो गया, पेट भर गया मेरा। आयत ने अविश्वास से उसे देखा। सच कह रहा हूँ, कुछ देर पहले नाश्ता किया था मैंने। आयत ने पलकें झपका दी तो अग्रिम ने हाथ हटा लिया। आयत उठ गई और दवाई लाकर उसके आगे कर दिया। जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। आयत ने उसे घूर कर देखा। क्या? चाचू को बुलाओगी? बुला लो, जाओ। इतने से काम के लिए उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं, कहकर वो आगे आई और अग्रिम की गोद में बैठ गई। अग्रिम ने हैरानी से उसे देखा। आयत ने उसके गाल दबाकर झट से मुंह में दवाई डाल दिया और उसके करीब हुई। उसकी उंगलियां अग्रिम के गर्दन से फिसलते हुए उसके सीने पर चली गई। अग्रिम थूक निगलते हुए उसकी ओर देखा। आयत मुस्कुराई और उठते हुए बोली, दवाई अंदर चली गई, वो भी बिना पानी के। फिर उसकी तरफ पानी का ग्लास बढ़ाकर बोली, पी लीजिए वरना मुंह कड़वा लगेगा मिस्टर करेलाचंद चौहान। ग्लास उसके हाथों में थमाकर मुस्कुराकर बेड की ओर बढ़ गई। अग्रिम ने गुस्से से उसे देखा और ग्लास जमीन पर पटककर तेजी से बाहर निकल गया और जाते हुए दरवाजा तेज आवाज से बंद कर गया, पर अगले ही पल दरवाजा वापस से खुला। अग्रिम ने देखा तो आयत दरवाजा थामे खड़ी थी। अग्रिम से नजर मिली तो वो टेढ़ा सा मुस्कुराई और पटक कर दरवाजा वापस से बंद कर दिया। अग्रिम गुस्से से आगे बढ़ा मगर फिर रुककर वापस घूम गया। आयत ने हल्के से दरवाजा खोलकर बाहर देखा। अग्रिम को सीढ़ियों का रुख करते हुए वो समझ गई कि कृषा के पास गया होगा। वो हल्के से मुस्कुराई और अंदर आकर लेट गई। कौन? दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर कृषा ने उस तरफ गर्दन घुमाई। अग्रिम को देखकर वो बैठते हुए बोली, भाई आप, कुछ काम था? लाइट ऑफ नहीं किया? मैं भूल गई थी, कृषा ने नजर फेर कर कहा। अग्रिम उसके सामने आकर बैठ गया। कृषा ने उसकी तरफ देखा तो वो साक्षी की तरफ देख रहा था। वो सो चुकी है, कुछ काम था आपको? अगर नहीं तो मुझे नींद आ रही है, कृषा ने धीमे से ही कहा, पर उसके लहजे में नाराजगी दिख रही थी। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और फिर उसका चेहरा अपनी ओर कर अपने दोनों कान पकड़ लिए। कृषा ने उसकी तरफ एक नजर देखा, फिर चेहरा घुमाकर बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैंने गलती की तो आपने सजा दी है। अग्रिम ने कुछ नहीं कहा और उठकर उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कान पकड़े उठक बैठक निकालने लगा। कृषा उसके पास आई और रोकते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ तो इन हरकतों के झांसे में नहीं आऊंगी। वही तो मुझे याद रखना चाहिए, बच्ची नहीं हो जो ऐसे हाथ उठा दिया। सॉरी, माफ कर दो अपने भाई को, अग्रिम ने फिर से कान पकड़कर कहा। नहीं, कृषा ने चेहरा घुमा लिया। प्लीज। नहीं, प्लीज, सिर्फ एक बार, आग से आई प्रॉमिस ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं। कृषा की आंख नम हो गई। प्लीज कृषा, देखो मेरा सर भी दुखने लगा है और कंधा भी। कृषा ने पलटकर उसकी तरफ देखा। प्लीज, कल बहुत काम करना है तो हाथों को आराम दे दो, उसने विनय भाव से अपने हाथों की तरफ इशारा किया। कृषा ने आगे आकर उसके हाथ नीचे किए और बोली, नाटक बंद कीजिए, बहुत गुस्सा हूं मैं। तो डांट लो, अग्रिम ने कहा तो कृषा ने उसकी तरफ देखा और आंखों में आंसू भरकर उसक गलों लग गई। आप बात मत कीजिए मुझसे, आप बदल गए हैं, आप अब मुझसे प्यार नहीं करते। आज के पहले आपने कभी मुझ पर हाथ नहीं उठाया, मैं आपसे कभी बात नहीं करूंगी।
अग्रिम उसके बालों को सहलाता रहा और कृषा की शिकायत जारी थी, आप बस साक्षी से प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। ऐसा नहीं है कृषा, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसी हो। ऐसा ही है, वरना साक्षी भी तो कितनी गलतियां करती है, पर आपने उसे कभी कुछ नहीं कहा। बात गलती की नहीं है, तुम समझो। पता तुम्हारे झूठ से कितना डर गया था। ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? सोचो, जैसे मैं भागकर आया, मेरा एक्सीडेंट हो जाता तो। कृषा ने उसकी तरफ देखा। तुम बताओ, आज के पहले कभी ऐसा कुछ किया मैंने? पर भी मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आगे से ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। अभी माफ कर दो प्लीज, अग्रिम ने उसके गाल पर हाथ लगाकर कहा। ठीक है, पर आगे से ऐसा किया तो बात नहीं करूंगी आपसे। ओके, मत करना। पर तुम भी प्रॉमिस करो कि आगे से ऐसा मजाक नहीं करोगी, अग्रिम ने उसके आंसू साफ करते हुए कहा। तो पहले आप प्रॉमिस करो कि भाभी को ऐसे परेशान नहीं करोगे, फिर मैं भी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। पता है कितनी परेशान थी वो, बार बार दरवाजे पर जाकर देख रही थी। पूरा चेहरा उतर गया था उनका उस पर। आप फोन भी नहीं उठा रहे थे। आपकी गाड़ी की आवाज सुनकर ही उनका चेहरा खिल गया, पर आपको वो सब नहीं दिखता, बस केवल अपना गुस्सा दिखता है। आप प्लीज भाभी के साथ ऐसे मत किया कीजिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो कितनी अच्छी है और कितना प्यार करती है आपसे। आप उन्हें दुख मत पहुंचाया कीजिए, आप जो कहेंगे मैं मान लूंगी। अग्रिम उसे सुनता रहा, फिर उसके गाल थपथपाकर बोला, सो जाओ, रात बहुत हो गई है। भाई आप हमारे बीच में मत पड़ो तुम, कहकर वो जाने लगा। कृषा का चेहरा उतर गया। उसे परेशान करना अच्छा लगता है मुझे, अग्रिम ने रुककर कहा। कृषा ने उसकी तरफ देखा तो वो हल्के से मुस्कुराकर बोला, हम वो लड़ती है तभी अच्छा लगता है, उसकी शांति अच्छी नहीं लगती। सुनकर कृषा भी मुस्कुराने लगी। गुड नाइट। गुड नाइट भाई। अग्रिम कमरे से बाहर निकल गया। वो अपने कमरे की ओर बढ़ा, पर फिर रुककर छत का रुख कर लिया। चाहता था जब तक कमरे में जाए आयत सो चुकी हो, और यही हुआ। जब कमरे में आया आयत सो चुकी थी। वो चेंज करके अपनी जगह पर आकर लेट गया। उसने आयत की तरफ देखा जो दूसरी ओर करवट लिए सो रही थी। अग्रिम हल्के से सरककर उसके कंधे पर अपने हाथ रख दिए। जब उसे यकीन हो गया कि आयत पूरी तरह नींद में है, तो थोड़ा और करीब होकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब महसूस करने लगा। इसके आगे नहीं बढ़ना चाहता था, वरना कहीं आयत जाग जाती। दूसरी तरफ आयत मंद मंद मुस्कुरा रही थी। कुछ देर वैसे ही लेटी रही, फिर अग्रिम की तरफ से कोई हलचल न होने पर उसकी ओर करवट लेकर उसके सीने से आ लगी। अग्रिम चौंक गया, पर आयत की गहरी सांसों को महसूस कर और बंद आंखें देखकर उसको नींद में होने का अनुमान लगा लिया और अपनी बाहों के घेरे में लेकर आंखें मूंद ली। दोनों ही के चेहरे पर सुकून में लिप्त मंद मुस्कान सजी थी। खुशबू चमन को छोड़ के सांसों में घुल गई। लहरा के अपने आप जवान जुल्फ खुल गई। हम अपनी दिलपसंद पनाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। लाखों हंसी ख्वाब निगाहों में आ गए। हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। सुबह दिव्या ने कुनमुनाते हुए अपनी आंखें खोली तो रोज की तरह अपना कमरा न देख एकदम से चौंक गई, पर अगले ही पल एक मनभालन मुस्कान ने उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। उसने मुस्कुराते हुए गर्दन घुमाई। गुड मॉर्निंग। संकल्प अपनी कोहनी मोड़ हथेली से गाल टिकाए उसे ही देख रहा था, शायद उसके उठने का इंतजार कर रहा था। आप जल्दी उठ गए, मुझे देर हो गई क्या? दिव्या अपने ससुराल में पहले दिन ही उठने में लेट हो गई सोचकर एकदम से बैठ गई और समय देखने के लिए घड़ी ढूंढने लगी। नहीं है जी। संकल्प की बात सुन दिव्या चौंकी। घड़ी वही ढूंढ रही है ना आप? घड़ी में अलार्म लगाकर सब तंग करने वाली शरारत करते, इसके लिए कल शाम ही कमरे से सब घड़ी बाहर करवा दी थी। उसकी बात सुनकर दिव्या हंसी और बोली, ऐसा कौन करता है? हंसिए मत, ये खुराफाती भाई बहनों की शरारत आप नहीं जानती। मैं नहीं चाहता था कि कोई भी डिस्टरबेंस हो, पर क्या फायदा, खुद सो गया और आपने जगाया भी नहीं। आपको सोते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा था। यू मीन मैं ऐसे बातें करते अच्छा नहीं लगता आपको? दिव्या ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते हुए गर्दन नीची कर ली। दिव्या जी सच बताइए, आपको बुरा लगा ना? मेरा मतलब कल रात के लिए कुछ सोचा होगा आपने और मैंने डिसअपॉइंट कर दिया। सच कह रहा, मैंने कोशिश की पर जाने कैसे नींद। सुनिए, आपकी सफाई मैं बाद में सुन लूंगी।
अभी मुझे जाना चाहिए, पहले ही दिन लेट नहीं होना चाहती, कहकर दिव्या उठने को हुए पर संकल्प ने उसका हाथ पकड़ लिया। लेट नहीं होंगी अभी बहुत समय है और शादी की भागदौड़ में सब थक गए हैं, तो इतनी जल्दी कोई उठेगा नहीं। दिव्या ने उसकी तरफ देखा। सच में नाराज हैं आप? आपको ऐसा लगता है? नहीं। फिर पूछ क्यों रहे हैं? कंफर्म करना चाहता था। कर लिया, अब जाओ। अरे आपको इतनी जल्दी क्यों है जाने की? जल्दी है क्योंकि देर नहीं करना चाहती। आपके साथ तो जिंदगी भर का साथ है और आपके दिल में जगह है मेरी, अभी आपके घर में जगह बनानी है और आपके घर वालों को अपना, तो अभी उन्हें समय देना है, दिव्या ने कहा। संकल्प अपलक उसे देख रहा था। टूटकर प्यार आ रहा था उसे दिव्या पर और अपनी पसंद पर नाज हो रहा था। हाथ छोड़िए न, दिव्या की आवाज पर संकल्प होश में आया और बोला, बस थोड़ी देर, कल कुछ भूल गया था, अपनी भूल सुधार लूं। कैसी भूल? दिव्या के दिल की धड़कन बढ़ गई थी। संकल्प ने उसका चेहरा देखा और हल्के से मुस्कुराने लगा, फिर उसक हाथ थामकर कंगन पहनाते हुए बोला, अब तो आपके साथ जीवन भर का साथ है, तो जो आज अधूरा रहा कल पूरा कर लेंगे, इसमें इतनी बेसब्री कैसी? दिव्या गर्दन झुकाए मुस्कुरा रही थी। इधर भी देखिए, अब शादी के बाद पहला गिफ्ट कैसा लगा? अच्छा है, पर ये आप कहाँ से ले आए? उसके सवाल पर संकल्प की ने हैरानी से उसे देखा, फिर आंखें छोटी करके बोला, मॉल गया था शॉपिंग के लिए, सबके बैग उठा उठा कर थक गया था, मन कर रहा था भाग जाऊं यहाँ से, पर अकेले कैसे भागता। फिर इस कंगन पर नजर पड़ी जो एक आदमी बड़े ही प्यार से अपनी बीवी को पहना रहा था, पर मेरी तो नजर पड़ चुकी थी इस पर, तो बस उसके हाथ से इसे छीना और इसके साथ भाग लिया। दिव्या भौचक्की सी उसे देख रही थी और संकल्प मुंह बनाए उसे देख रहा था। गिफ्ट लाया हूँ, ये नहीं कि उसकी तारीफ करें या बदले में कुछ रिटर्न गिफ्ट दे, उल्टा सवाल की कहाँ से उठा लाया। दिव्या उसे देखती रही, फिर खिलखिलाकर हंसने लगी। हंस क्यों रही हैं अब? अच्छा है, बहुत अच्छा साथी चुना भागने के लिए, अब मैं भी इसके साथ यहाँ से भागूंगी, कहकर दिव्या फिर हंसने लगी। संकल्प ने उसे देखा और फिर उसकी बाह पकड़ अपनी ओर खींच लिया। दिव्या उसके चेहरे पर आ झुकी। दिव्या की नजर संकल्प से उलझी तो जो हंसी अब तक दिव्या के चेहरे पर थी संकल्प की गहरी नजर से जाती रही। संकल्प ने अपनी उंगलियों से उसके बालों को कान के पीछे किया। मैं चलती हूँ, देर हो रही है, दिव्या ने कहकर उठना चाहा, पर संकल्प उसे लिए पलट गया। ऐसे कैसे? मुझ पर ऐसे हंसकर आप नहीं जा सकती, संकल्प उसके ऊपर झुकते हुए बोला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो क्या? संकल्प उसके चेहरे के करीब होते हुए बोला। वो तो चेहरे पर संकल्प की सांसों के स्पर्श से उसके शब्द अटकने लगे थे। दिव्या उसकी नजर की ताप को सहन न कर सकी और अपनी आंखें मूंद ली। संकल्प ने उसे देखा और मुस्कुराकर उसके होठों को अपनी उंगलियों से छुआ। दिव्या सिहर सी उठी और अपना चेहरा फेर लिया। संकल्प ने उसका चेहरा अपनी ओर किया और बोला, आपकी नींद आ रही है या शर्मा रही है? नींद ही आ रही है शायद, क्योंकि मेरी मिसेज राजावत बोलकर शर्माती है। दिव्या ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर उसके सीने में छुप गई। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई और दोनों का ध्यान उस ओर गया। हो गई न देर, कहा था न मैंने, अब हटिए और जाने दीजिए मुझे, दिव्या ने संकल्प को हल्के धक्का देते हुए कहा। संकल्प उठकर बैठ गया। मैं नहाने जा रही हूँ, आप जाकर दरवाजा खोलिए, दिव्या पलंग से उतरते हुए बोली और अपने कपड़े लेने चली गई। रेड वाली साड़ी पहनिएगा, सेकंड रॉ में है, संकल्प ने कहा तो दिव्या ने मुस्कुराकर देखा और वो साड़ी निकालकर बाथरूम की ओर बढ़ गई, फिर रुककर संकल्प की तरफ देखा। दरवाजे पर फिर से दस्तक हुई। अरे, आ रहा हूँ, संकल्प ने कहा और बेड से उतरने लगा। दिव्या उसके पास आई और उसे गाल पर किस कर लिया। संकल्प ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गुड मॉर्निंग कहकर वो तेजी से वॉशरूम में चली गई। संकल्प मुस्कुराते हुए उठकर दरवाजे की ओर बढ़ गया। अग्रिम की आंख खुली तो अपनी बाहों में सो रही आयत को देख एक सुकून की लहर उसकी आंखों में उतर आई। वो कितना भी नकारता था, पर आयत का उसके पास होना उसे सुकून देता था। उसकी नजर आयत के चेहरे पर ही थी कि आयत ने अपनी आंखें खोल दी। बड़ी खतरनाक थी ये लड़की, जागने से पहले हिंट भी नहीं देती कि अब जागने वाली है। अग्रिम उसके इस तरह एकदम से जागने से सकपका सा गया। क्या करता सिवाय अपने गुस्से का खोल ओढ़ने के। उसे झटक कर तुरंत उठकर बैठ गया और बोला, कितनी बार कहा है ढंग से सोया करो।
पूरा बिस्तर छोड़कर मुझ पर चढ़ जाती हो। नहीं आता ढंग से सोना तो कल से जमीन पर सोना। कल से न, आज रात तो आपके ऊपर चढ़कर सो सकती हूँ न, आयत ने झट से कहा। अग्रिम की आंखें बड़ी हो गई। ये लड़की कितनी सहजता से क्या क्या बोल जाती है, उसने मन ही मन कहा। बहुत अच्छी लग रही हूँ न, पता है, आयत ने अपने हाथों को स्ट्रेच करते हुए कहा। अग्रिम ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना चेहरा फेर लिया। आयत हल्के से मुस्कुराई और आगे होकर उसके गाल चूम लिया। अग्रिम का कलेजा धक से उठा। उसने एकदम से उसकी ओर देखा जिससे दोनों के होठ हल्के से जुड़ गए। अग्रिम तुरंत से पीछे हट गया। वहीं आयत ने हल्के से मुस्कुराकर उसे देखा। चेहरे पर गुलाबी रंगत खिल गई थी। गुड मॉर्निंग। अग्रिम ने तुरंत से चेहरा फेर लिया। उसकी कुछ समझ नहीं आ रहा था। जितना वो आयत से दूर भागता है उतना ही करीब हो जा रहा था। आयत ने एक नजर उसे देखा और उठकर बाथरूम में चली गई। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और मन ही मन कुछ सोचने लगा। वो नहीं चाहता था पर फिर भी उसके प्रति अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। न चाहते हुए भी उसके सामने कमजोर पड़ने लगा था, हारने लगा था अपने जज्बातों के आगे। रुचि, कुछ जरूरी काम है, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ, सार्थक ने रुचिका से कहा और अपना फोन उठाकर जाने के लिए मुड़ा। उसके सामने एक अधेड़ उम्र की महिला आई जिन्हें देख सार्थक मुस्कुराकर बोला, माँ मैं जल्दी आत हूँ, कोई परेशानी हो तो कॉल कर दीजिएगा। बिल्कुल दामाद जी, आप बेफिक्र जाइए, हम हैं रुचि का ख्याल रखने के लिए। उसी समय दरवाजे की घंटी बजी। मैं देखता हूँ, शायद ड्राइवर होगा, कहकर सार्थक दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोला तो सामने अग्रिम और कुछ लोगों को देखकर चौंक गया। तुम? चौंकना ही चाहिए, तुम्हारी तरह मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करता तो यहाँ आना कभी नहीं चाहूंगा पर आना पड़ा। आ ही गए हो तो अंदर आ जाओ, चाय पीकर जाओ। मुझे चाय पिलाने की औकात नहीं है रघुवंशियों की। बस ये जानने आया हूं कि जब दुश्मनी ही निभानी है तो खुलकर आओ न, मैदान में छुपकर क्या वार कर रहे हो, क्या बकवास कर रहे हो? क्या किया है मैंने? सार्थक हैरानी से थोड़ी ऊंची आवाज में पूछा। अग्रिम ने उसे देखा और आगे आकर दरवाजा बंद करके बोला, बीवी प्रेग्नेंट है न, यहाँ चिल्लाने से उसे परेशानी होगी। आओ गाड़ी में चलकर बात करते हैं। सार्थक के कंधे पर हाथ रखकर आगे बढ़ गया। गाड़ी के पास आकर सार्थक ने उसका हाथ झटका और बोला, क्या बात करनी है? उस दिन पार्टी में किस अपने साथ लेकर आए थे मेरे दोस्त और मेरी पत्नी को मारने के लिए? भाट, क्या बकवास कर रहे हो? बकवास नहीं कर रहा, सच बोल रहा हूं। अग्रिम ने भी उतने ही तेज आवाज में कहा। डोंट नो तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, पर आयु मेरी जान है और उसके तरफ किसी ने आंख भी उठाई तो जान ले लूं उसकी, तुम्हें भी मार देता अगर उसको हर्ट न होता, पर अफसोस कि वो तुम जैसे तंगदिल और बदमिजाज इंसान से प्यार करती है। तुम्हारी बातें सुनने नहा आया, बताओ कौन था वो जिसे भेजा था? मैंने किसी को नहीं भेजा, समझे तुम? मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हो। उसी की बात कर रहा हूं जो तुम्हारे साथ आया था और बाद में तुम्हारी ही गाड़ी लेकर भागा था। सीसीटीवी में साफ नजर आ रहा है, वो जो गाड़ी लेकर भागा वो तुम्हारी थी। सार्थक ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा मतलब वो नकाबपोश मेरी गाड़ी से भागा है? अच्छा नाटक कर लेते हो। शट अप। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिठाओ कि आयु को मैं कभी कोई चोट पहुंचा सकता हूं, और दूसरी बात, उस दिन मेरी गाड़ी मेरा ड्राइवर लेकर गया था। ड्राइवर? हाँ, वैसे तो मैं खुद ड्राइव करना पसंद करता हूं, पर उस दिन रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी तो घर पर फोन किया था तो ड्राइवर गाड़ी लेकर आया, जिसे कुछ दिन पहले ही रुचिका के लिए रखा है कि कभी इमरजेंसी हो। कहाँ है तुम्हारा ड्राइवर? वो तो उसी दिन से छुट्टी पर है। गाड़ी न देखकर फोन किया तो बोला कि वो अपने गांव जा रहा है, उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। बहुत अच्छी कहानी है यार, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? कह रहा हूं कि इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर सच में इन सब में मेरा ड्राइवर इन्वॉल्व है तो प्रॉमिस उसे ढूंढकर मैं लाऊंगा, और अगर मैं कसूरवार साबित हुआ तो ऑन द स्पॉट शूट कर देना मुझे, कहकर सार्थक अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से चला गया। अग्रिम उसे जाते हुए देखा। पता तो मैं लगाऊंगा रघुवंशी के सपूत, और अगर तुम इसमें शामिल हुए तो अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। फिर अपने पास खड़े शख्स की तरफ देखकर, नजर रखो इस पर, कहकर अपनी गाड़ी में बैठा। उसके साथ ही एक और गाड़ी निकली जो उसके विपरीत दिशा में सार्थक के पीछे लग गई।
2 दिन बाद अग्रिम के पास कोई फोन आया। अननोन नंबर देखकर सोच में पड़ गया, फिर आंसर किया। सार्थक बोल रहा हूं। अपना काम कर दिया है मैंने, एक एड्रेस सेंड किया है, वहां तुम्हारी तलाश पूरी हो जाएगी, कहकर सार्थक ने कॉल कट कर दिया। अग्रिम ने एड्रेस देखा और किसी को कॉल लगाकर बात करने लगा। आप फिक्र मत कीजिए, वो मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। एक शख्स एक घर की तरफ बढ़ते हुए बोला जिसके दरवाजे पर ताला लटका था, पर अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी जिसके कारण कुछ लोग वहां जमा होकर सुनने समझने की कोशिश कर रहे थे। उस शख्स का ध्यान अभी उस ओर नहीं गया था, वो फोन पर व्यस्त था। तुम कुछ ज्यादा ही निश्चिंत हो रहे हो। जानते नहीं उसे बाज सी नजर है, और कंप्यूटर से तेज दिमाग दूसरी तरफ से आवाज आई। और वो मुझे नहीं जानता। आप बेफिक्र रहिए, अगर वो मुझ तक पहुंच भी गया जो मुमर नहीं है, तो भी वो आप तक कभी नहीं पहुंच सकता। बात हमारी नहीं है, हम नहीं चाहते कि वो तुम तक पहुंचे और तुम्हारी पहचान जाहिर हो। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो मुझ तक नहीं पहुंच पाएगा। उम्मीद यही करते हैं, चाहते हैं जब तुमसे सामना हो वो पूरी तरह हार चुका हो। ऐसा ही होगा। उसे दर्द में देखकर ही मुझे सुकून मिलेगा। 1 मिनट, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं करता हूं आपसे बात, कहकर उसने फोन रख दिया और आगे आकर लोगों से बोला, क्या हुआ? यहां क्यों जमा हो रखे हैं सब? सवाल पर सबका ध्यान उसकी ओर गया। एक आदमी आगे आकर बोला, तुम्हारे घर पर ताला लगा है, पर अंदर से कुछ आवाजें आ रही थी। कोई है क्या अंदर? ये सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई, पर अगले ही पल मुस्कुराकर बोला, बाहर ताला है तो अंदर कोई कैसे हो सकता है? दरअसल टीवी में कुछ खराबी आ गई है, बंद चालू होते रहती है। शायद से उसी की आवाज होगी। सब लोगों ने उसकी तरफ देखा, विश्वास तो नहीं हुआ, पर फिर भी कोई कुछ नहीं बोला। माफ कीजिएगा, मेरे कारण आप सबको परेशानी हुई। मैं आज ही ठीक करवा लूंगा, उसने कहा तो सब लोग वहां से चले गए। उसने एक गहरी सांस ली और ताला खोलने को हुआ कि एक आवाज उसके कान से टकराई। रुक जाओ, यहां नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। उस शख्स ने मुड़कर देखा, कुछ पुलिस वाले वहां खड़े थे, जिनमें से एक आगे आकर बोला, कब से तुम्हारी तलाश थी, बड़ी मुश्किल से पता मिला है तुम्हारा। फिर अपने साथी की तरफ देखकर, अरेस्ट हिम। अरेस्ट? पर मैंने क्या किया है? चलो हमारे साथ, सब पता चल जाएगा। अरे ऐसे कैसे? वो रोकता रहा, तब तक उसके हाथ में हथकड़ी लग चुकी थी। एक्सक्यूज मी, बिना वारंट आप ऐसा नहीं कर सकते। आखिर किया क्या है मैंने? मिस्टर अग्रिम चौहान के ऊपर जानलेवा हमला किया है, जिसके सारे सबूत है हमारे पास और वारंट भी। अब चलो चुपचाप, ऑफिसर लगभग से उसे घसीटते हुए बोला। उस शख्स ने जाते हुए एक बार अपने घर की तरफ देखा और गुस्से से अपने जबड़े भींच लिए। ये लीजिए दादाजी, मिठाई खाइए, आदर्श सबके आगे मिठाई का डब्बा बढ़ाकर बोला। उसकी बात सुनकर सबने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आदर्श के चेहरे पर क्रोध और व्यंग्य की मिली जुली मुस्कान थी। किसी बात की मिठाई है? जगतराज जी ने पूछा। आपके महान कर्मों का फल सामने आ रहा है, तो चखिए। कहना क्या चाहते हैं आप, स्पष्ट कहिए। स्पष्ट सुनना चाहते हैं तो सुनिए। ये प्रोजेक्ट भी हाथ से गया और हमारे इन्वेस्टर्स ने अब हमारे साथ काम करने से मना कर दिया है। तो अब आगे बिजनेस में बने रहने के लिए अपनी प्रेस्टीज गिरवी रखिए, या फिर अपनी प्रॉपर्टी, या फिर बड़ा सा ताला लगा दीजिए कंपनी के गेट पर, आदर्श ने कहा और गुस्से से वहां से चला गया। जगतराज जी क्रोध से तन गए और मिठाई का डब्बा उठाकर फेंक दिया। आप चिंता मत कीजिए पिताजी, कोई न कोई रास्ता निकल आएगा, रघुवीर जी ने कहा, पर जगतराज जी ने जब उन पर निगाह डाली तो गर्दन झुकाकर चुप हो गए। जगतराज जी उठकर अपने कमरे की ओर बढ़ गए। इधर अग्रिम का मोबाइल रिंग हुआ। रावत सर का कॉल। अग्रिम, जो शायद से इंतजार में ही था, तुरंत से कॉल लिया। जी कहिए, कुछ पता लगा? हम पता तो लगा और उसे अरेस्ट भी कर लिया गया था, पर चालाकी दिखाकर वो भाग निकला। भाट? ऐसे कैसे भाग निकला? आप लोग कैसे काम करते हैं? चौहान साहब रिलैक्स, वो भागा है पर जल्दी ही पकड़ में आ जाएगा। उसका घर का पता चल चुका है और वहां से बहुत सी जानकारी भी मिल चुकी है हमें। अभी तो वो अपने घर नहीं आया है, पर कभी तो आएगा, और फिर उसका मोबाइल फोन हमारे हाथ लग चुका है और उसकी पूरी कॉल हिस्ट्री निकलवा ली है हमने।
जैसा कि आपको शक था वो किसी और के लिए ये काम कर रहा है, तो उसके फोन से जिन 2 नंबरों पर सबसे ज्यादा बात हुई है उन्हें बुला लिया है पूछताछ के लिए। आप भी आना चाहे तो आ जाइए। वो 2 नंबर किसके हैं? उन्हीं के जिन पर आपने शक जताया था। फिर उन्हें बुलाइए पुलिस स्टेशन और कहिए कि वो आदमी पकड़ा गया है और उसने उनका नाम लिया है, कहकर अग्रिम ने फोन कट किया। आप जानते हैं ऑफिसर हम कौन है और हमें इस प्रकार यहाँ बुलाने का क्या अंजाम हो सकता है? हमारे एक इशारे पर आपकी वर्दी उतर सकती है। जगत राज जी कुर्सी पर बैठे हुए धीमे स्वर में मगर रौब से बोले। उनके साथ रघुवीर जी भी बैठे थे। सीधे शब्दों में जो आपने कहा उसे धमकी कहते हैं। आप यहाँ बैठकर धमकी दे रहे हैं मुझे। माफ कीजिएगा मिस्टर रघुवंशी, यहाँ हम ओहदा और पोजीशन देखकर काम नहीं करते, तो अपनी पहुंच का बखान करना बंद कीजिए, ऑफिसर रावत ने पूछा। बहुत अच्छे, पर शायद आप भूल रहे हैं कि बिना किसी ठोस कारण या सबूत के आप किसी भी शरीफ और खानदानी लोगों को इस तरह पूछताछ के लिए नहीं बुला सकते। यूं ही नहीं बुलाया। ठोस कारण है। मिस्टर चौहान ने अपनी फैमिली पर जानलेवा हमला करवाने का शक आप पर जाहिर किया है और जो हमलावर पहचाना गया है उसके साथ आपका कनेक्शन भी प्रूव हो रहा है। हमें जानना है कि आप उस कैसे जानते हैं? किसे कैसे जानते हैं? कौन है वो? जरा हम भी तो देखे कौन है जिसन हमारा नाम लिया है। जो भी है उसे बहुत अच्छे से जानते हो तुम, रावत की जगह जवाब अग्रिम ने दिया जो उनक पीछे आकर खड़ा हुआ था। जगत राज जी ने उसकी तरफ देखा और उठते हुए मुस्कुराकर बोले, अपने राइवल को हराने के लिए इतनी ओछी हरकतें ठीक नहीं। गलत कर रहे हो बरखुरदार। तो तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हारा उस हमलावर से कोई कनेक्शन नहीं? बिल्कुल सही, हम उसे जानते तक नहीं। यदि उसने हमारा नाम लिया है तो ये जरूर कोई सोची समझी साजिश है हमारा नाम खराब करने की, और शायद से ये साजिश तुम्हारी ही है। सच में? सार्थक की आवाज गूंजी तो सबका ध्यान उसकी तरफ गया। आइए मिस्टर सार्थक, ये स्केच देखिए और पहचान कीजिए कि यही है आपका ड्राइवर, और मिस्टर चौहान आप भी देखिए और पहचानिए यही है जिसने आप पर हमला किया। दोनों आगे आते हैं। अग्रिम ने पूरा चेहरा तो नहीं देखा था पर आंखें देखकर पहचान गया और दोनों ने ही हाँ में गर्दन हिला दी। इसका फोन हमारे हाथ लगा है। इससे पिछले एक वीक में 2 नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल हुई है, एक जो सार्थक रघुवंशी के नाम से रजिस्टर्ड है और दूसरा रघुवीर रघुवंशी। जी ये मेरा ड्राइवर था और इसे मैंने अपनी पत्नी के लिए रखा था, तो कई बार बात होती थी। फिर रघुवीर जी और जगतराज जी की तरफ देखकर बोला, पर इनका मुझे नहीं पता। अगर इसी ने हमला किया है और इनके टच में था तो मुझे भी इन पर शक है। सार्थक, सोचकर बोलिए, जगतराज जी गरजे। सोचकर ही बोल रहा हूँ, गलत हूँ तो बताइए कि मेरा ड्राइवर आपके टच में कैसे? हम रुचिका बहू के बारे में जानने के लिए उसे फोन करते थे। आप तो गैर जिम्मेदार हैं पर हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी आता है। रुचिका बहू हमारे घर की जिम्मेदारी है तो उनकी फिक्र है हमें। सच में? किसे बना रहे हैं आप? जो इंसान अपनी पोती की जान का दुश्मन बना बैठा हो वो पराए घर से आई बहू की चिंता करे, कुछ हजम नहीं हो रहा। सार्थक, ये बातें हम घर चलकर कर सकते हैं, रघुवीर जी धीरे से बोले। कौन सा घर? आप दोनों शायद भूल चुके हैं, मेरा आपसे और आपके घर से कोई रिश्ता नहीं, पर एक बात अच्छे से याद रखिएगा, अगर आयु को कुछ खरोंच भी आई तो किसी रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा, किसी को छोड़ूंगा नहीं मैं। जगत राज जी ने उसकी तरफ देखा फिर उठते हुए बोले, अच्छी बात है, पता कर लीजिए और हम गुनहगार साबित हुए तो जो बन पड़े कर लीजिए। और आप भी? रावत की तरफ देखकर बोले, आपने पूछताछ के लिए बुलाया था तो हमने जवाब दे दिया कि उससे हम अपनी पोताभों की खैर खबर पूछते थे, क्योंकि हमारा पोता हमसे लड़कर घर छोड़ गया है। पर आपको अगर हमारे खिलाफ को पुख्ता सबूत मिल जाए कि हम दोषी हैं तो जो हो कर लीजिए, कहकर वो बाहर निकल गए। रघुवीर जी ने एक नजर अग्रिम को देखा और जगतराज जी के पीछे चले गए। आई एम सॉरी चौहान साहब, बिना ठोस सबूत हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, पर आप चाहे तो आपकी फैमिली की सुरक्षा का इंतजाम कर सकते हैं। अग्रिम हल्के से मुस्कराया और बोला, थैंक यू, बस आप उसे पकड़िए, बाकी सब मैं देख लूंगा, कहकर वो बाहर निकल गया। जगत राज जी अपनी गाड़ी में बैठने वाले थे तभी अग्रिम ने आवाज दिया, 1 मिनट। जगत राज रघुवंशी। जगत राज जी रुककर उसकी तरफ देखा। अग्रिम मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, कैसा लगा यहाँ आकर?
जगतराज जी ने उसकी तरफ देखा और बोले, बहुत बड़ी गलती की है तुमने। गलती तुमने की है जगतराज रघुवंशी, मेरे परिवार और करीबी लोगों पर नजर डालकर। गलती की मुझे आज भी उतना ही कमजोर और असहाय समझकर कि जो तुम्हारे सामने बच्चा था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो कोई 14 साल का बच्चा नहीं, तुम्हारा बाप है। सबूत देख लो, तब मेरा सब छीन कर भी अपने घर में निश्चिंत सो रहे थे और आज तुम्हें पुलिस स्टेशन तक ले आया मैं। और जो ये जा रहे हो, अगर मैं चाहता तो वापस नहीं जा पाते, पर तुम्हें एक बार में ही मारने में वो सुकून नहीं जो तुम्हें तिल तिल मारने में है। बहुत उड़ रहे हो न, पर ज्यादा दिन नहीं। हम जो नहीं करना चाहते थे वो करने के लिए तुमने हमें मजबूर कर दिया है। अब जो होगा सह नहीं पाओगे। जीते जी मर। जगत राज जी कुछ बोलने को हुए, पर पीछे सार्थक को देखकर चुप हो गए। किसे मारने की बात हो रही थी? सार्थक ने बारी बारी दोनों की तरफ देखा। जब कोई कुछ नहीं बोला तो सार्थक जगतराज जी की तरफ देखकर बोला, अगर आप आयु की बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा, उसे कुछ भी हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उससे दूर रहिएगा आप। जगतराज जी ने उसकी तरफ देखा और बिना कुछ बोले गाड़ी में बैठ गए। अग्रिम ने सार्थक की तरफ देखा। होप अब तुम्हारा शक दूर हो गया होगा। सार्थक आगे कुछ बोलता या अग्रिम कोई जवाब देता, उसके पहले ही सार्थक का फोन रिंग हुआ। सार्थक ने नंबर देखा और कॉल लेते हुए बोला, जी मां कहिए। क्या? मैं मैं अभी पहुंचता हूं। सार्थक के चेहरे के भाव बदल गए। उसे ऐसे देख अग्रिम ने कुछ पूछना चाहा पर रुक गया। सार्थक अपनी गाड़ी में बैठा और वहां से निकल गया। जगतराज जी अपने कमरे में बैठे थे। रघुवीर जी भी उनके पास ही बैठे थे। जगतराज जी के जहन में अग्रिम की बातें और एक के बाद एक मिल रही मात हथौड़े की तरह चोट कर रही थी। एकदम से उठ खड़े हुए और अपने सामने टेबल पर रखा गुलदस्ता उठाकर जमीन पर पटक दिया। रघुवीर जी ने एकदम से उसकी ओर देखा। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो आज का लड़का इस तरह हमें मात नहीं दे सकता। पिताजी, शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। रघुवीर जी ने उन्हें शांत करना चाहा। आपकी तरह कमजोर दिल नहीं है हम रघुवीर, जो इतनी सी बातें हमारी सेहत पर असर करें। अपनी मान मर्यादा की रक्षा के लिए इन बूढ़ी हड्डियों में भी आपसे अधिक बल है। रघुवीर जी ने अपनी गर्दन झुका ली। नहीं, बस बहुत हुआ। बहुत धीरज से काम लिया हमने, पर अब नहीं। आज उसने हमारी आन को ललकारा है, इसका परिणाम उसे भुगतना पड़ेगा। आज तक पुलिस हमारे दरवाजे तक नहीं आई, पर आज हमें वहां इस तरह बेइज्जत किया गया। नहीं, ये हमें बर्दाश्त नहीं। हमने चाहा नहीं था, पर अब वो होगा जो उसने सोचा भी नहीं। इस बार चौहान खानदान का ना लेने को भी कोई नहीं बचेगा। शांत हो जाइए पिताजी। इस तरह क्रोध में सब अपना भी नुकसान होगा। जो नुकसान होना था हो गया रघुवीर। हमारी सत्ता हमारे हाथ से चली गई, हमारा बिजनेस बंद होने की कगार पर है, बरसों से बनाई इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब बचा क्या है नुकसान होने को? पिताजी प्लीज, बहुत हुआ। तब मैंने आपको नहीं रोका वो, पर आज रुक जाइए पिताजी। कुछ हासिल नहीं होगा इससे। भूल जाइए सब, खत्म कर दीजिए इस दुश्मनी को। खत्म कर दें। नहीं रघुवीर, अब जब वो और उसका खानदान तड़प कर दम तोड़ेंगे तभी सब रुकेगा, उसके पहले नहीं। कहकर जगतराज जी ने किसी को फोन लगाकर बोले, कहाँ हो तुम? जहां भी हो फौरन घर आओ। अब वक्त आ गया। वो अपनी बात पूरी करते उसके पहले रघुवीर जी ने उनके हाथ से फोन लेते हुए कहा, नहीं पिताजी, वहां आयु भी है। रघुवीर, जगतराज जी गरज कर बोले, आपसे कह चुके हैं हम कि आयत मर चुकी हमारे लिए। आपको समझ नहीं आता। वो जिंदा है पिताजी, कैसे अपनी बेटी को मरा हुआ समझ लूं? रघुवीर जी तड़पकर बोले, वैसे ही जैसे हमने समझा। आपके जितना कट्टर कलेजा नहीं है मेरा। जिसे अपने खून से सींच कर पाला है उसे मरते नहीं देख सकता। मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। आप रोकेंगे हमें? हाँ, तो रोक कर दिखाइए। कहकर जगतराज जी कमरे से बाहर आए और अपने गार्ड्स को आवाज देने लगे, पिताजी, मैं हाथ जोड़ता हूं, बस कीजिए, रुक जाइए, जीने दीजिए उन्हें। हमारे साथ इतना कुछ करने के बाद भी हम चुप रह जाएं, ऐसा नहीं होगा। हम मरे तो मरे, पर अब उनको नामो निशान मिटाकर मरेंगे। कहकर वो बाहर जाने लगे। रघुवीर जी ने आकर उनका रास्ता रोकना चाहा, पर जगतराज जी ने उन्हें धक्का दे दिया और आगे बढ़ गए।
भाई साहब, किशोर जी के चिल्लाने पर जगतराज जी ने रुककर पीछे देखा। दरवाजे की घंटी बजी। संकल्प की मां ने आकर दरवाजा खोला। अरे अग्रिम बेटा, तुम? संकल्प है? अग्रिम ने पूछा। हाँ, अंदर है न? आओ अंदर आओ, मां ने कहा तो वो अंदर आया। उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया और बोली, घर पर सब ठीक है न? जी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। कहकर वो किचन की ओर बढ़ी। अग्रिम ने उन्हें रोककर कहना चाहा कि उसे संकल्प से मिलना है, पर तब तक वो चली गई। अग्रिम ने सामने बैठे संकल्प के पिता की तरफ देखा, जो किसी से फोन पर बात करने में व्यस्त थे। संकल्प कहाँ है? अग्रिम ने सवाल किया। कमरे में है, मैं बुला देता हूँ। नहीं, आप बात कीजिए, मैं वहीं जाकर मिल लेता हूँ, कहकर वो कमरे की ओर बढ़ा। अरे वो नहीं, संकल्प अब ऊपर वाले कमरे में शिफ्ट हो गया है, पिताजी ने कहा तो अग्रिम ने सीढ़ियों का रुख कर लिया। ऊपर आकर उसने संकल्प का नाम लेते हुए दरवाजा खोला, पर वहीं ठिठक गया, साथ ही दिव्या और संकल्प भी। संकल्प दिव्या के दोनों कंधों में बाहें लपेट उसक बेहद करीब खड़ा था। एकदम से दोनों दूर हो गए। क्या करता है? कम से कम नॉक तो करना चाहिए। सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा कि तू सिंगल नहीं है। अब हमेशा से ऐसे ही आने की आदत रही है, अग्रिम ने कहा। तो अब बदल अपनी आदत, वरना ऐसा ही रहा तो तेरा चाचू बनना खतरे में पड़ जाएगा, संकल्प ने उसके पास आते हुए कहा। अग्रिम ने उसकी तरफ देखा, फिर नजर दिव्या की तरफ चली गई। मैं चाय लेकर आती हूँ, कहकर दिव्या ने बाहर का रुख किया। अपनी सहोली से रेसिपी पूछ लीजिएगा, इसे उन्हा के हाथ की चाशनी पसंद है, संकल्प ने कहा तो अग्रिम ने उसे घूरा और दिव्या हल्के से हंस पड़ी और आगे बढ़ गई। संकल्प ने उसका हाथ पकड़ा और धीरे से बोला, ये चूड़ियां कम खनकाया कीजिए, बेचैन होने लगता हूँ। दिव्या ने अपनी मुस्कान छुपाते हुए अग्रिम की तरफ देखा, फिर संकल्प की तरफ देख अपना हाथ छुड़ाकर बाहर निकल गई। एक पल को अग्रिम की नजर उन दोनों पर ठहरी। दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे थे, और लाल रंग की साड़ी और साज श्रृंगार में दिव्या कितनी प्यारी और अलग सी लग रही थी। हेलो, कहाँ खोया है? संकल्प ने उसके सामने चुटकी बजाई। अग्रिम ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, तुझसे कुछ काम था। चल बैठकर बात करते हैं, संकल्प ने कहा तो दोनों बैठ गए। कुछ देर बाद दिव्या चाय नाश्ता ले आई। टेबल पर रखते समय उसकी चूड़ियों की खनक ने अग्रिम का ध्यान खींचा। दिव्या को उस रूप में देख जाने क्यों उसे आयत का ख्याल आ गया। आयत हमेशा से सिंपल सी रहती है, हल्के रंग की सलनार कमीज या साड़ी और बिल्कुल सादा ढंग, कोई बनाव श्रृंगार नहीं। इस तरह से नई दुल्हन के रूप में सजे धजे कभी नहीं देखा था उसने। उस दिन पार्टी के लिए वो तैयार भी हुई थी, तब उससे ज्यादा तो अग्रिम का ध्यान रघुवंशियों को नीचा दिखाने के अपने प्लान पर था। नजर भर देखा भी नहीं था उसने उसे। फिर कहाँ खो गया? चाय ले, संकल्प ने कहा तो अग्रिम ने उसकी तरफ देखा और चाय का कप उठा लिया। कैसी है? भाभी के जैसी चाय तो नहीं बनी, पर काम चल सकता है न? संकल्प ने कहा तो अग्रिम हल्के से नाइट मोड मुस्कुराया, जिसे देख दिव्या की आंखें फैल गई। वहीं अन्यास ही अग्रिम की नजर फिर से दिव्या की तरफ उठ गई और जाने क्यों आयत को इस रूप में इमेजिन करने लगा। तारीफ करनी है तो कर सकता है, बुरा नहीं मानूंगा मैं, संकल्प ने कहा तो अग्रिम ने उसकी तरफ देखा। बहुत अच्छी है चाय। अग्रिम को खुद की हरकत समझ नहीं आई, वो अपनी झेंप छुपाते हुए बोला। दिव्या कमरे से बाहर चली गई। क्यों रोक कर रखा है खुद को? भाभी से कह क्यों नहीं देता? क्या यही कि प्यार करता है उनसे, हर समय उन्हीं को सोचता रहता है? ऐसा कुछ नहीं है। किसे बना रहा है, मुझे या खुद को? तेरी आंखें पढ़ सकता हूं मैं कि कब झूठ बोल रहा है और कब सच। संकल्प, जो तू सोच रहा है ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, मुझे और दिव्या जी को देखकर ये विचार नहीं आया कि यो पल तेरे और भाभी के बीच भी आए। दिव्या जी की तरफ बार बार देखना इसका सबूत है। तेरा दिमाग खराब हो गया है, बीच बीच में बकवास करने लगता है तू। दिमाग मेरा नहीं तेरा खराब है। क्यों बेवजह की नफरत दिखाता है उन्हें, जबकि तेरी मोहब्बत साफ नजर आती है। भाई मेरे, एक बार हावी होने दे अपनी मोहब्बत को, देखना कितना सुकून मिलेगा। कैसे कैसे हावी होने दूं? अग्रिम ने सवाल किया। कैसे का क्या मतलब? जो फील करता है भाभी के लिए वो उनपे जाहिर कर।
अग्रिम ने उसे गहरी नजर से देखा, फिर बोला, नहीं कर सकता। क्यों? नफरत में इंसान दुनिया को बर्बाद करता है और मोहब्बत में खुद को। मैं तो पहले ही दुनिया के हाथों तबाह हो चुका हूँ, मोहब्बत में बर्बाद होने को खुद रो कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? अग्रिम ने कहा तो संकल्प कुछ कह नहीं पाया। चलता हूँ, कल समय से आ जाना और सब देख लेना, कहकर अग्रिम बाहर निकल गया। तो दोस्तों, यह था 39वें भाग। 40वीं भाग देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए अगले एपिसोड तक इजाजत। धन्यवाद।